मामूशी, स्पैरो हियर। हमारा काम हो चुका। सारे रास्ते की नाकाबंदी क्रॉस करके मैं कालीपदा गांव के बॉर्डर को क्रॉस करके गांव के अंदर घुस गया हूँ। मेरे लिए आगे क्या प्लान है? क्या तुमने कालीपदा की लास्ट वाली नाकाबंदी भी पार कर ली है, स्पैरो? हाँ हाँ, अभी आधे घंटे पहले मैंने वो कालीपदा वाली नाकाबंदी भी पार कर ली है। और बस अब गांव में एंटर होने के बाद 400 मीटर की दूरी पर मैंने अपनी कारों को रोक कर तुम्हें फ़ोन किया है। तो फिर आगे का प्लान क्या है, मामूशी? प्लान एकदम सिंपल है, स्पैरो। क्या तुम्हें तुम्हारे पीछे कुछ 2 कारें दिख रही हैं? हाँ, 2 कारें हैं। क्या उसमें तुम्हें एक स्पार्टन कार दिख रही है? जी हाँ, दिख रही है। और दूसरी वाली स्कॉर्पियो कार? जी हाँ, वो भी खड़ी है वहाँ पर। तो समझो वो हमारे लोग हैं। तो अभी मेरे इशारे पर कुछ देर के बाद वो कार्स आगे चली जाएंगी धीमी रफ्तार से। तुम्हारा सिर्फ एक ही काम होगा। तुम्हारी गाड़ियों को लेकर तुम्हें उन 2 कारों के पीछे सिर्फ तुम्हें उन्हें फॉलो करके आगे बढ़ते रहना है। ये कार हाईवे से लगकर तुम्हें फिर एक कच्चे रास्ते दूसरी तरफ से मोड़कर तुम्हें अपने लैंडिंग स्पॉट पर लेके जाएंगे। बस तुम्हें तब तक उन्हें सिंपली फॉलो करते रहना है। और रही बात डकैतियों की, तो उनकी चिंता तुम मत करो। उन 2 कारों में हथियारों के साथ हमारे आदमी बैठे हुए हैं उस गैंग के। तो अगर कोई डकैत गैंग तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रही हो तो तुम सब मिलके उन पर धावा बोल सकते हो। वैसे तो उनके पास कोई हथियार नहीं होता, सो दूर से तुम उन सब को टारगेट कर सकते हो। इसके लिए तुम्हारे पास खुली छूट दी है स्केलेटन ने। तो बेफिक्र रहकर तुम आगे बढ़ते रहना और स्पॉट पर पहुंचने के बाद मेरे कॉल का इंतज़ार करना, समझे? ये देखो, शायद तुम देख रहे होंगे कि वो दोनों कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। वैसे नाकाबंदी पार करते वक्त कुछ तकलीफ़ तो नहीं हुई? नहीं, कुछ खास नहीं। मैंने अपने स्किल्स यूज़ किए और नाकाबंदी पार करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हमारे लड़कों ने भी इतना अच्छा परफॉर्म किया कि वक्त रहते हम अपने मंजिल की तरफ अब बढ़ ही रहे हैं। बस यहाँ गांव के बॉर्डर के पास आकर तुम्हें फ़ोन करना था, जैसे तुमने बताया था पहले। इसलिए यहाँ पहुँचने पर मैंने तुम्हें फ़ोन किया। और अब आगे उन 2 कारों को फॉलो करके हम लैंडिंग स्पॉट पर पहुँचने के बाद तुम्हें फ़ोन करेंगे या फिर तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करेंगे। देखते हैं आगे कैसे होता है। वैसे इलाका तो एकदम माशाअल्लाह है। दूर दूर तक किसी इंसान की आहट भी नज़र नहीं आ रही। सच में बहुत डरावना इलाका है। अब मैं जानूं कि इस हाईवे पर इतनी सारी डकैतियों की वारदात क्यों होती रहती है। सच में अगर मैं एक डकैत रहूं तो मैं ऐसे ही इलाके को चुन कर सबको टारगेट करते रहूँगा और डकैती का माल लूट कर अपने तिजोरी भरता रहूँगा। सच में एक अलग ही इलाका है ये सब। इससे पहले मैं कभी ऐसे इलाके में नहीं आया था। हाँ, दूसरे गांव में गया था ज़रूर, लेकिन इस कालीपदा गांव में ये मेरा पहला ही सफ़र था। अच्छा हुआ मामूशी जो तुमने मुझे अच्छी तरह से प्रिपेयर करके इस असाइनमेंट के लिए तैयार किया, वरना पहले ही झटके में इतनी सारी तरक्की नहीं कर सकता था मैं। सब तुम्हारी बदौलत है। ठीक है स्पैरो, मेरी इतनी तारीफ़ ना करो। तुम सिर्फ अब इशारा होने के बाद उन कारों के पीछे अपने गाड़ियों को लेकर जाओ और स्पॉट पर पहुंचने के बाद इंतज़ार करना। मेरा कॉल तुम्हें आ जाएगा और फिर आगे का काम मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम्हारा बहुत सारा काम तो नाकाबंदी पार करके ही हो चुका है और अब तुम्हें सिर्फ उनको उनके लोगों के साथ फॉलो करके आगे वो लोग जो कहेंगे सिर्फ उसे ही फॉलो करना है। और बस तुम्हारा डिलीवरी का यहाँ का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद जब तुम अपने अड्डे पर वापस जाओगे तो तुम्हें मेरा आदमी मिलेगा जो तुम्हारा पिछला सारा हिसाब क्लियर करके तुम्हारा सारा पैसा तुम्हें चुका देगा। स्केलेटल से मेरी बात हो चुकी है और उसने भी इसमें हामी भरी है। तो यहाँ का काम होने के बाद
तुम जब वापस लौटो तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बारे में तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है? वहाँ पहुँचने के बाद इंतज़ार करना, मेरा कॉल आएगा तुम्हें। ठीक है, वैसे ही करता हूँ। लेकिन अगर बीच में पुलिस ने हमारा रास्ता रोक लिया तो? क्या बात कर रहे हो स्पैरो? पुलिस सिर्फ नाकाबंदी तक ही मौजूद रहेगी। कालीपदा गांव में एंटर करना पुलिस के बस की बात नहीं। डकैतियों का खौफ इतना है कि पुलिस भी रात में अकेले में निकलने से डरती है। अकेला तो छोड़ो, अगर वो 5-6 के ग्रुप में भी चले जाए तो भी वो ज़िंदा वापस लौट कर नहीं आ सकते। इतना खौफ है डकैतियों का वहाँ। और कहीं अगर डकैती तुम लोगों को मिल जाए तो तुम चारों गाड़ियों के आदमी मिल के अपने हथियारों के साथ उनका मुकाबला बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। इसके बारे में तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात पुलिस की, जैसा मैंने कहा, अभी नाकाबंदी के बाद गांव के बॉर्डर के अंदर तुम्हें कोई भी पुलिस वहां मिलेगी नहीं। और अगर मिली तो शांति से उन्हें बाईपास करके तुम उन गाड़ियों को फॉलो करके अपने अपने रास्ते चले जाना। और लैंडिंग स्पॉट पर पहुंचने के बाद सिर्फ मेरे कॉल का इंतज़ार करना। वहाँ तुम्हें बस उन लोगों को फॉलो करना है। वो जो जैसे जैसे कहेंगे बस तुम्हें वो सब करते रहना है। और एक बार डिलीवरी होने के बाद मुझे कॉल कर देना। और अपने रास्ते निकल कर अपने अड्डे पर जाने के बाद तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा इसमें, ठीक है स्पैरो? चलो फिर लैंडिंग स्पॉट पर मिलने के बाद बात करेंगे। जी ज़रूर, वैसे ही करेंगे। पार्टी के बाद माधुरी को घर पर छोड़कर रविराज अपने घर निकल आता है। फ्रेश होने के बाद भी उसे रात भर नींद नहीं आती। एकता का ख्याल उसके पूरे दिलो दिमाग में छा चुका होता है। उसी के बारे में वो पूरा वक्त सोचते रहता है, आज क्या हुआ हमारे साथ पूरे दिन। एकता आई तो थी ट्रेडिशनल डे के दिन पूरे एक अलग अंदाज से, लेकिन उसे देखकर रविराज भी उससे आंखें नहीं मिला पाया। एकता सिर्फ उसी के पास देख रही थी। शायद ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ उसी के लिए कैंपस में आज बन ठन कर आई थी, एक अलग चेंज के साथ, एक अलग अंदाज के साथ। लेकिन उसे देखने के बाद रविराज भी उससे निगाहें नहीं मिला पाया। शायद अपने रिश्ते की तकरार को लेकर काफ़ी गुमसुम था।
एकता ये बात भी जानती थी और रविराज भी। रवि चाहता था कि एकता उस पार्टी में चली आए जिसके लिए सभी स्टूडेंट्स इतने दिनों से वेट कर रहे थे, लेकिन एकता ने उस पार्टी में न आने का फैसला किया और एक तरह से उसने रविराज को एक गुमसुम से लम्हे से बचाकर उस पार्टी में एंजॉय करने का मौका दिया। एकता जानती थी कि उसके प्रेजेंस की वजह से रविराज खुल के वो पार्टी को एंजॉय नहीं कर पाएगा और एकता को उस आलम में देखकर बाकी स्टूडेंट्स भी उस पार्टी को खुल के एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए एकता ने जो डिसीजन लिया वो एकदम बराबर सा था। लेकिन ये बात रविराज के दिलो दिमाग में छाई रही कि एकता का जलवा आज भी कायम था सबके दिलो दिमाग पर। एकता तो बस एकता ही थी, उसका मुकाबला कहीं और नहीं था। न जाने क्यों एकता को लेकर रविराज ने ये सब बातें माधुरी से आज करनी चाहिए, पता नहीं क्यों। एकता से रिलेटेड जो भी बातें थी वो सिर्फ उसकी और एकता की होती रहती थी, बीच में कोई गॉसिप नहीं हुआ करता था, ना ही वो अपनी बात किसी और से शेयर किया करते थे। लेकिन रविराज ने आज पता नहीं क्यों एकता से रिलेटेड वो सभी बातें आज माधुरी से शेयर करनी चाहिए। ये प्यार ही कुछ अलग होता है जो कुछ अलग सा करने पर मजबूर कर देता है, और यही बात आज रविराज के साथ हुई। माधुरी भी उसके दिल का हाल जानना चाहती थी और रविराज के बयां दास्ता पर उसने अपनी भी खुशी जाहिर की कि आखिर कुछ तो उसके दिल का हाल वो जान सकी। उसे पता था रविराज और एकता इनसेपरेबल हैं, उन्हें कोई नहीं अलग कर सकता। भले आज वो अलग दिख रहे हैं, एक दूसरे से जुदा, एक दूसरे से अलग, लेकिन आज भी वो मन ही मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये तकरारें चलती रहेंगी, जुदाइयाँ चलती रहेंगी, लेकिन ये प्यार हमेशा कायम रहेगा। ये माधुरी भी जानती थी, रविराज भी और एकता भी। रवि को पता था कि एकता अब तक सोई नहीं होगी। ट्रेडिशनल डे के बाद घर जाने के बाद वो उसके बारे में ही सोच रही होगी। वो अच्छी तरीके से अपने एकता को भली भांति जानता है। उसे पता है एकता किस वक्त क्या कर रही होगी, और एकता को भी ये पता है कि रविराज अभी क्या कर रहा होगा। दोनों अब भी जाग रहे थे एक दूसरे के लिए, एक दूसरों के ख्यालों में, एक दूसरे की तकलीफ़ों में, एक दूसरे की चिंता में, एक दूसरे के प्यार में। इन्हें कोई नहीं जुदा कर सकता, कोई नहीं। रविराज का दिमाग तो कह रहा था कि वो एकता से रिलेटेड जो भी बातें हो माधुरी से शेयर ना करे, लेकिन कमबख्त ये दिल ये सब मानने के लिए मजबूर नहीं था। उसने फाइनली वो सब बातें माधुरी के सामने कर ही दी। अब रविराज को लग रहा था कि शायद उसने ये सब बातें माधुरी के साथ करके उसके दिल को ठेस पहुंचाई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता है कि माधुरी भी रविराज को बहुत तहे दिल से पसंद करती है। शायद वो भी उसे उतना ही प्यार करती है जितना एकता करती हो, या फिर उससे भी ज़्यादा। इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों रविराज आज मजबूर था। जैसे ही माधुरी ने एकता का मैटर रविराज के सामने डिस्कस किया, पता नहीं क्यों रविराज अपने आप को रोक नहीं पाया, और आज पूरे दिन में एकता के लिए उसके दिमाग में जो ख्याल आए वो सब उसने माधुरी के साथ शेयर किए। पता नहीं क्यों, लेकिन किए। ये शायद एक अलग लेवल का प्यार होगा जो रविराज को मजबूर कर रहा था माधुरी के सामने अपने दिल का हाल बयां करने के लिए। ये सब एक अलग दौर चल रहा था, एकदम से एक अलग दौर, जिसे नकारना दोनों रविराज और एकता के लिए मुश्किल था। रविराज के आसपास तो उसके दोस्त थे उसके गम को कहीं ना कहीं भुला देने के लिए, लेकिन एकता तो आज भी अकेली थी।
और हो भी क्यों ना, उसकी दुनिया तो सिर्फ और सिर्फ रविराज के आसपास थी, अपने राज के आसपास। और अब अपने राज के साथ अलग होने के बाद उसकी वो दुनिया ही कहीं खो गई थी। वो आज अलग थी, लेकिन अलग होके भी सबके दिलों में जिंदा थी। और ये बात आज के ट्रेडिशनल डे में उसकी एंट्री के बाद पता ही चली सबको कि एकता को कोई रूल आउट नहीं कर सकता किसी भी मैटर में। तो ये तो बस एक ट्रेडिशनल डे था, एक सिंपल सा अटायर भी उसको कितना सुंदर, कितना अलग बना सकता है, ये तो बस एकता ही दिखा सकती है। सभी स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां आज सिर्फ एकता को ही देख रहे थे, सिर्फ एकता को। लेकिन पता नहीं क्यों आज रविराज को एकता के साथ साथ माधुरी की फिक्र भी हो रही थी। क्या ये प्यार है? सच में क्या ये प्यार है? क्या माधुरी भी उसमें उतनी इन्वॉल्व हो रही है जितना कि एकता है? और क्या रविराज भी माधुरी में उतना ही इन्वॉल्व होते जा रहा है जितना वो एकता के साथ हुआ करता था? ये सब चीज़ें फ़िलहाल इनिशियल लेवल पर ही चल रही हैं, लेकिन न जाने क्यों रविराज को बुरा लग रहा था कि माधुरी के सामने उसने एकता की जो बात छेड़कर शायद उसके दिल को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई है, शायद उसके एहसासों को, शायद उसके इमोशंस को। वो जानता है कि कहीं ना कहीं माधुरी भी उसे उतना ही चाहती है जितना एकता उसे चाह करती थी या फिर चाहती है। इसलिए उसके सामने एकता का मैटर निकाल कर उस पर बातें करना और अपने दिल का हाल बयां करना रविराज को थोड़ा अलग सा लगा। और अब उसे माधुरी की चिंता हो रही थी कि कहीं उसके दिल को रविराज की वजह से चोट ना पहुंचे। माधुरी एकदम सीधी सादी लड़की थी, एकदम सीधी सादी। तो उसके दिल के साथ ये खेल करना रविराज को एकदम से गलत लगने लगा था। उसे पता है माधुरी उससे खुद चलकर ये बात कभी नहीं कहेगी, क्योंकि उसे पता है कि रविराज और एकता का रिश्ता आज भी कायम है और वो हमेशा कायम रहेगा। इसलिए माधुरी कभी खुद चलकर अपने दिल का हाल कभी भी बयां नहीं करेगी, क्योंकि उसको शायद ऐसा लगता हो कि इस बात की वजह से शायद रविराज के दिल को ठेस पहुंचे, और ये चीज़ माधुरी कभी नहीं करना चाहेगी। बस यही तो एक प्यार होता है जिसमें हम हमसे ज़्यादा अपने सामने वाले व्यक्ति के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। यही तो अपना त्याग होता है जो प्यार का दूसरा नाम है। इस त्याग के चलते ही हम अपने आप को भुलाकर सिर्फ अपने सामने वाले की दिल की तस्वीर को देख लेते हैं और हमेशा ये ख्याल करते हैं कि वो तस्वीर कभी टूट ना पाए और उसके दिल को कहीं ठेस ना पहुँचे। माधुरी को इस सब में परेशानी ना हो, इसके बारे में रविराज अब सोच रहा था। इस सब में खुद ही खुद परेशान भी हो रहा था। उसे पता था कि उसके वजह से एकता कितना क्या कुछ झेल रही थी, और वो ये नहीं चाहता था कि उसके वजह से अब माधुरी भी ऐसी परेशानी उसके कारण झेल ले। एक अलग ही दौर था, एक अलग ही दिल का मातम, एक अलग ही दिल का हाल जिसे सिर्फ रविराज ही समझ सकता था, और वहाँ एकता। लेकिन बात अब माधुरी की भी हो चुकी थी। माधुरी ने सीधे सीधे पूछ लिया था रविराज से कि एकता को लेकर उसके दिल का क्या हाल है, और न जाने क्यों रविराज भी अपने दिल का हाल उसके सामने बयां कर पा रहा था। ये एक अलग ही माहौल बन चुका था उन तीनों में। लेकिन आगे क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता था, उन तीनों को भी नहीं।